कार्यक्रम है। आज का जो कार्यक्रम है विधिवत आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पहले ये करता महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके पिता मान्यवर कांशीराम जी, इनको बहुजनों में जन्मे सभी संत गुरुओं को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम बहुजन सफरनामा के नायक सूबेदार राम जी सकपाड़ जी का परिनिर्वाण दिवस एवं शहीद जगदेव प्रसाद जी की इनकी जयंती पर आज की वेबिनार की चर्चा है। बुधवार दिन 8 बजे से अपन चालू करने वाले हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के बौद्ध साहब उनसे आज के कार्यक्रम के उनसे अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करे। अनुमति होंगी तो ये कार्यक्रम रिसर्च चालू हो जाएगा। हेलो, कृपया कार्यक्रम प्रारंभ करें। ठीक है, धन्यवाद। आज का विषय, आज के वेबिनार का विषय है बहुजन सफरनामा के नायक सूबेदार रामजी सकपाड़ जी का परिनिर्वाण दिवस एवं शहीद जगत देव प्रसाद जी की जन्म जयंती। साहब मोबाइल सही सेट कर लीजिए, आपका चेहरा कट रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो आज के प्रमुख वक्तागण है जो जुड़े होंगे, माननीय, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, माननीय राम प्रसाद बुद्ध जी प्रदेश संयोजक, आज के प्रमुख वक्तागण। राम प्रसाद जी नहीं दिख रहे हैं, जब तक दूसरे साथी। दूसरा वक्तागण को मैं अनुरोध करता हूँ, प्राध्यापक माननीय राजू दहाट, मुंबई, सामाजिक कार्यकर्ता। प्राध्यापक माननीय राजू दहाट, मुंबई, सामाजिक कार्यकर्ता। जय भीम साथियों। जय भीम, जय भीम। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी हाँ पहुंच रही। तो सभी को जय भीम। आज के सभा के अध्यक्ष माननीय के बौद्ध जी, सूबेदार राम जी सपकाल, बहुजन सफरनामा के नायक, और शहीद जगदेव प्रसाद जी, इनकी जन्म जयंती, इस अवसर पर आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मुझे आपने बोलने का मौका दिया। जब से हम देखते हैं हमारे समाज में या हमारे देश में जो संघर्ष चलता आ रहा है, तथागत बुद्ध के जमाने से, जिसको आगे कई महापुरुषों ने इस कारवा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें हम जिन महापुरुषों को मानते हैं, जिनकी जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथियां मनाते हैं, ऐसे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, संत रविदास और शहीद जगदेव प्रसाद जी, या अनेक संत गुरुओं की जयंती हम मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथियां मनाते हैं, ताकि उनके विचारों से समाज में एक प्रेरणा का संचार हो, समाज को प्रेरणा मिले और समाज एक योग्य दिशा में बढ़े। इसके लिए हम ये जयंतियां और पुण्यतिथियों का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो आज इस विषय पर बोलने के लिए जब मुझे बोला गया, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब बहुजन मूवमेंट हमारे देश में चली थी माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में, तो फुले शाहू आम्बेडकर, ये जो महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुए थे, इनको पूरे देश में लेके जाने का काम मान्यवर कांशीराम जी ने किया था। और आज पूरे देश में फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा और उनकी मूवमेंट फैली हुई नजर आती है। लेकिन बहुत सारे महापुरुष ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। मेरे बारे में बोलूं तो शहीद जगदेव प्रसाद जी, इनके बारे में मैं भी बहुत कम जानता था।
इनका नाम भी मुझे काफी दिनों तक मालूम नहीं था, क्योंकि इनके मूवमेंट को, इनकी विचारधारा को मेरे तक नहीं पहुंचाया गया था, या मुझे नहीं मालूम था। लेकिन आज इस कार्यक्रम से माध्यम से आप लोगों ने इसका आयोजन किया है, इनके जन्मदिन पर इस चर्चा का आयोजन किया है, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। तो हम जब इनके कार्यशैली को, इनके जीवन को देखते हैं, महात्मा महापुरुषों की मूवमेंट को देखते हैं, तो हमारे एक बात ध्यान में आती है कि ये जो महापुरुष है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग सदी में पैदा हुए हैं, लेकिन इनकी विचारधारा जो थी वो एक थी, वो समतावादी विचारधारा थी। दलित, शोषित, दबे कुचले लोगों को न्याय देने वाली विचारधारा थी, और उनके लिए, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया था। जैसे बाबू शहीद जगदेव प्रसाद जी के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि बिहार में उनका जन्म हुआ, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसके नजदीक की गांव में उनका जन्म हुआ, और वहां से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने क्रांति को शुरुआत की, अपने आंदोलन को शुरुआत की। मुझे ऐसा देखने में आया कि वो अपने शालेय जीवन से ही, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तब से ही क्रांतिकारी विचार वाले थे। क्योंकि जब उनको स्कूल में, एक वाकया मैंने पढ़ा था कि जब स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक ने उनको मुंह पर जोर से चाटा मारा था। जोर से चाटा मारने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी भूल मान ली और वो शांत बैठ गए। लेकिन वही अध्यापक जब दूसरी बार क्लास चालू होने के बावजूद सो रहे थे, तो इनसे देखा नहीं गया। तो जगदेव प्रसाद जी उठ खड़े हुए और उन्होंने वो शिक्षक को भी एक जोर का चाटा मार दिया। बात यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने वो शिक्षक उनको लेकर प्रधानाध्यापक के पास लेके गए, प्रिंसिपल के पास लेके गए, और प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई ये ऐसी गुस्ताखी क्यों की? तो उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए, सजा तो सबको मिलनी चाहिए। अगर मैंने गुस्ताखी की तो मुझे सजा मिली, अब ये शिक्षक ने गुस्ताखी की तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह की एक क्रांतिकारी विचार, एक समानता की विचारधारा उनके मन में बचपन से थी। और आगे चल के उन्होंने जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो हमने देखा कि उन्होंने एक संगठन भी बनाया था। उस संगठन से माध्यम से वो दबे कुचले लोगों को न्याय देने की कोशिश कर रहे थे। अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये महापुरुष अलग अलग जगह पर पैदा हुए, लेकिन इनकी विचारधारा जो थी वो समतावादी विचारधारा थी। इनका दिल एक ही तरह से धड़का था, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा कि बाबू जगदेव प्रसाद के हम नारे देखेंगे, उन्होंने 90 और 10 का संघर्ष हमारे सामने रखा था। ये जो दबा कुचला समाज है, दलित शोषित समाज है, वो 90% है, और 10% लोग उसके ऊपर शासन कर रहे हैं। तो उनको निजात दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाना चाहिए, इसकी जरूरत उन्हें महसूस होने लगी। यही मूवमेंट जब कांसीराम जी ने चलाई, कांसीराम जी ने जब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने 15-85 का फार्मूला हमको दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये 85% लोगों के ऊपर 15% लोग राज कर रहे हैं, और समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी समानता हमको ये देखने को मिलती है, मैंने जितना सुना है, कि बाबू जगदेव प्रसाद ने अपने मूवमेंट के कुछ पायदान बताए थे कि पहली जो पीढ़ी है उनके ऊपर गोलियां चलेंगी, लाठियां बरसेगी, उनको मारा जाएगा, काटा जाएगा। लेकिन दूसरी जो पीढ़ी आएगी, उस दूसरी पीढ़ी के लोगों को जेल में डाला जाएगा, और तीसरी पीढ़ी जो आएगी वो राज करेगी, सत्ता हथियाएगी और राजपाट अपने हाथ में लेगी। इस तरह के विचार उन्होंने रखे थे। जब मान्यवर कांसीराम जी ने अपनी मूवमेंट चलाई और राजनीति में कदम रखा, तो मान्यवर कांसीराम जी ने भी इसी तरह के विचार रखे कि भाई पहले पायदान पर हम लोग चुन के नहीं आएंगे, हम खाली अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हम खाली समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लेकिन दूसरे चरण में हम किसी को हारने लायक बन जाएंगे, किसी को हराने लायक बन जाएंगे। जो आज के सत्ताधारी, हम बैलेंसिंग बनेंगे कि किसको हम, जिधर हमारा वोट जाता है उसको हम गिरा सकते हैं, और तीसरे पायदान पे हम चुन के आ सकते हैं। तो इस तरह की समानता हमको ये महापुरुषों के विचारों में दिखाई देती है। अब जगह जगह ये जो आंदोलन चला, आज भी आंदोलन चलते हैं। बहुत सारे दलित नेता या शोषित समाज के नेता हमारे समाज में से उभरते हैं, और लेकिन पता नहीं क्यों कि बहुत सारे नेताओं में देखा गया है कि वो फुले शाह अम्बेडकर की समतावादी विचारधारा की राह चलते चलते कब वो
विरोधियों के गुट में जाके शामिल हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। आज हमारे ऐसे बहुत से नेता है, किसी का दलित फ्रंट है, उसको सत्ताधारियों ने, मनोवादियों ने अपने साथ में रखा है, वो अपने समाज को न्याय नहीं दे सकते। और ये सभी महापुरुष जो थे, अभी जैसे कि जगदेव प्रसाद जी जो थे, वो महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों से प्रभावित थे। तो बाबा साहब ने जब मूवमेंट चलाई तो बाबा साहब को एक बहुत बड़ा मौका मिला संविधान लिखने का। और संविधान लिखने के समय जो महापुरुषों के विचार थे, जो बुद्ध की समतावादी विचारधारा थी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय तथा दलित समिति और समतावादी विचारधारा डालने के साथ साथ बाबा साहब ने एक कुछ मूल्यवान अधिकार अपने समाज को दिए संविधान के माध्यम से। लेकिन आज तक इस समाज का जिस तरह से उत्थान होना चाहिए था, जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वो होता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है। और उसका कारण यह है कि आज ये संविधान जो है वो मनुवादी लोगों के हाथों में फंसा हुआ है। आजादी से लेकर आज तक का इतिहास देखें तो संविधान का जो इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था जिस तरीके से, वहां उसमें जो हक अधिकार दिए हुए हैं वो दबे कुचले लोगों के, झोपड़पट्टी में रहने वाले, रिक्शा चलाने वाले या खेत मजदूरी करने वाले हमारे लोगों तक जो पहुंचने चाहिए थे वो आज तक नहीं पहुंचे हैं। और इसलिए बाबा साहब ने जो न्याय की बात की थी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजकीय न्याय, तो ये न्याय की बात आज तक नहीं हुई है। हमारा समाज अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और इसलिए हमारी उन्नति या हमारी प्रगति या ये जो महापुरुषों के विचार थे, ये महापुरुषों के विचार तभी अमल में आ सकते हैं कि जब हम सही तरह से संविधान को अमल में लाएं। और संविधान को अमल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे जितने भी समतावादी लोग हैं, जितने भी महापुरुषों की विचारधारा मानने वाले लोग हैं, उनको इकट्ठा करके हमको इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हमको अपने वोट की ताकत दिखा के, जैसे कि बाबू जगदेव प्रसाद चाहते थे, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जैसे कि माननीय कांशीराम जी चाहते थे, उसी तरह से हमको राजपाट हथियाना चाहिए। तभी हम हमारे समाज को न्याय दे सकते हैं और इन महापुरुषों के विचार को भी अमल में ला सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमको सामाजिक न्याय मिला है, लेकिन बहुत सारे लोगों पर हमारे समाज में अन्याय हो रहा है। आर्थिक समानता मिली है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सारी संपत्ति है और बहुत सारा समाज जो है वो दरिद्रता में जी रहा है। तो इस तरह से ये जो गैर बराबरी अगर मिटाना है तो संविधान को अमल में लाना पड़ेगा और संविधान को अमल में लाने के बाद ही ये महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको हम सक्सेस बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सूबेदार रामजी सपकाल जो बाबा साहब के पिता थे, जिन्होंने बाबा साहब को शिक्षा दी, बाबा साहब को इस काबिल बनाया कि वो हमारे लिए कुछ कर सके, संविधान लिख सके, ऐसे रामजी सपकाल का भी आज स्मृति दिन है। उनको मैं विनम्रता पूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और अपने विचार रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का, आयोजकों का और सुनने वाले सभी भाई बहनों का धन्यवाद करता हूं। अपनी बात यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। दाड़ साहब ने जो बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही इस प्रोग्राम में। उन्होंने ये कहा कि संविधान की अगर इस देश में अमलबजावनी करना चाहते हो तो ये अपने गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करके ये इस देश की सत्ता अपने को हस्तगत करनी होगी। तभी वो इस देश में जो मनुवाद, संसद में जो मनुवाद चल रहा, तभी जो अपन खत्म कर सकेंगे। उसका एक ही पर्याय है कि राजकीय सत्ता अपने को हथियानी होगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला था की राजकीय हस्ता केल्याशिवाय आपला उद्धार होणे नहीं, मराठी में बोला था। वो मास्टर की बोले तो सभी चाबी की समस्या की गुरु के लिए एक ही चाबी से खुलती है और इसके वजह से ये संविधान की पूर्णतः अमलबजावनी इस देश में करनी होगी। तो अपने को इस देश की राजकीय सत्ता हस्तगत करनी होगी और राजकीय सत्ता
तभी हस्तगत होगी जब सब अपने अपने लोग इकट्ठा होके, और जो अपने समाज के दलाल जो ये है, तो उसको जो मान्यवर कांशीराम जी ने उनको कहा था, टूल्स कहा था, चमचा युग जिन्होंने पढ़ा है तो उनमें उनके ख्याल में आएगा कि चमचा युग में मान्यवर कांशीराम जी साहब ने क्या कहा था। तो इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात कही। धन्यवाद। इनके बाद मैं माननीय उपेंद्र अर्जक जी, शिक्षक बिहार, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बहुजन सफरनामा में अपनी बात रखें। माननीय उपेंद्र अर्जक जी, शिक्षक बिहार, ये जुड़े हैं क्या? माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक। जी जय अर्जक, मेरी आवाज जा रही है? अपनी बात रखें। माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मैं बोलूं या वो बोलेंगे? नहीं, आप बोलो ना। आप अच्छा। मैं उपेंद्र पथिक अर्जक संघ से जुड़ा हूं, और आज का दिन जो है, आज से 100 साल पूर्व जगदेव प्रसाद का जन्म हुआ था, 2 फरवरी 1922 को। यानी आज स्वर्ण जयंती है उनकी, और इस अवसर पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, क्योंकि खासकर उत्तर भारत में जगदेव बाबू ने 10 और 90 का दर्शन दिया। पहली बार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को मिलाकर, जिनकी आबादी उन्होंने 90% बताई थी, और शोषण, दमन, अत्याचार से उबारने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। तो इस प्रकार से उन्होंने पहली बार जो आंदोलन छेड़ा, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े उनके साथ, काफी प्रगति भी हुई उनके समय में। लेकिन चंद समय में ही सवर्णों ने हमसे छीन लिया, उनकी हत्या कर दी गई 5 सितंबर 1974 को। एक साजिश के शिकार हुए, ऐसा कहा जाता है। जगदेव बाबू ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में क्रांति की थी। उनका कर्म क्षेत्र अरवल जिला का कुर्था क्षेत्र है, कुर्था प्रखंड है। वो जहानाबाद जिला में एक सकुराबाद गांव है, कुरहारी, वहीं उनका जन्म हुआ था, एक किसान परिवार में। जगदेव बाबू को का जो नारा है मुख्य रूप से 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो नारा है, इसी नारे से उनकी पहचान है, और ये उस नारे में उनका दर्शन है। अगर यह बात समझा जाए, उन्होंने उस जमाने में, जिस जमाने में कोई हिम्मत नहीं कर सकता था किसी ऊंची जात के खिलाफ बोलने के लिए, उन्होंने कहा था कि ऊंची जाति ने हमारे बाप दादों से हलवाई करवाई है, मैं उनका राजनीतिक हलवाई करने के लिए पैदा नहीं लिया हूं। उन्होंने यह भी कहा था, चेतावनी दिया था सवर्णों को कि गोरी गोरी हाथ कादों में, अगला साल के भादों में। यानी या तो चूंकि यहाँ के जमींदारों के पास ही सारी जमीनें थी, पिछड़े दलितों के पास जमीन नहीं थे, तो या भूमिहीन थे या छोटे किसान थे। तो उनका कहना था कि जब आपकी माँ बहन खेत में धान रोप नहीं सकती, तो जमीन आप क्यों रखे हुए हैं? जमीन का बंटवारा होना चाहिए, धन दौलत का बंटवारा होना चाहिए। क्योंकि हमारी आबादी 90% है, इसलिए देश के तमाम क्षेत्रों में, चाहे धन धरती हो या राजपाट हो, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हमारी 90% भागीदारी होनी चाहिए। ये 60-70 के दशक में उन्होंने नारा दिया था। और क्योंकि उसके पहले सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़े हुए थे, और जब सोशलिस्ट पार्टी में उन्हें लगा कि हमारा यहाँ गुजारा नहीं है, क्योंकि यहाँ सोशलिस्ट समाजवाद के नाम पर सवर्णों का आधिपत्य है, तो वहां से वो
अलग होकर के उन्होंने शोषित दल बनाई थी 25 अगस्त 1967 को। और इसके बाद 1968 में बिहार में पहली बार निछक्का शोषित दल की सरकार उन्होंने बनाई, जिसमें बिहार में पहली बार ओबीसी के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह बने और 3 दिनों के बाद बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने बाद में मंडल आयोग के नाम से उनका ये था मिशन, सभी लोग जानते हैं। तो बिहार में पहली बार ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय भी जगदेव प्रसाद को जाता है। और 1974 में जब कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, कांग्रेसी शासन के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, जिसमें मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण का एक आंदोलन था संपूर्ण क्रांति। जगदेव बाबू का कहना था, दोनों ही समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे, जयप्रकाश नारायण भी और जगदेव प्रसाद भी, लेकिन जगदेव प्रसाद का यह मानना था कि आंदोलन तो सही है पर नेतृत्व सही नहीं है, क्योंकि जिस संगठन का नेतृत्व ऊंची जाति का आदमी करेगा उससे कभी पिछड़े दलितों का भला हो नहीं सकता। और इसी मानसिकता की वजह से उन्होंने एक अलग आंदोलन चलाया शोषित समाज दल के बैनर तले, जिसका नाम था शोषित आंदोलन। और उस आंदोलन के तहत 1974 में सभी प्रखंडों और जिलों पर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा था। और इसी क्रम में मांगों के धरना के प्रदर्शन के क्रम में ही उनकी हत्या हो गई पुलिस की गोली से। अब ये आमतौर पर ये देखा गया, ये ऐतिहासिक बात है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो लाठी गोली नेता को नहीं मारा जाता है, भीड़ को भगाने के लिए मारा जाता है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसी घटना घटी कि केवल उसमें मारा गया तो जगदेव प्रसाद नेता मारे गए। हाँ, उसमें एक और दलित छात्र लक्ष्मण चौधरी भी मारे गए थे, जो उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े थे। अब समझने की बात है कि इसका यही बताता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों का जो तस्वीर गवाह जो वहां पर थे, उनका कहना था कि जगदेव बाबू को गोली जब लगी थी तो भी वो जिंदा थे और उनका ड्राइवर उनको चाहता था कि हम जल्दी से जीप पर लाद कर ले जाएं, लेकिन पुलिस ने उनको निर्ममता पूर्वक घसीटते हुए थाने तक लाया ब्लॉक से और बूटों से रगड़ रगड़ कर उनकी हत्या कर दी। ऐसा उस जमाने के जो लोग थे उनका ये कहना था। तो जगदेव बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका मिशन हमारा रहेगा। वो समाजवादी आंदोलन के नेता थे। शोषित समाज दल उनका राजनीतिक दल था, जिसके वो प्रथम संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री थे। और रामचू वर्मा जी का जो अर्जक संघ था, उस अर्जक संघ को उन्होंने चलाया। उनका प्रचार प्रसार जगदेव बाबू ने किया था। साथ ही उनका ये था कहना कि सामाजिक क्षेत्र में अर्जक संघ और राजनीतिक क्षेत्र में शोषित समाज दल काम करता रहेगा। 60-70 के दशक में, 80 के दशक में जगदेव बाबू और रामचू वर्मा की जो जोड़ी थी, खासकर उत्तर भारत में, बाबा भीमराव अंबेडकर और ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, महामना बुद्ध, इनका प्रचार प्रसार उन्होंने जोरों से किया था उस समय। तब जबकि कांग्रेसी शासन था, क्योंकि पिछड़े दलितों को तो अत्याचार, शोषण, दमन ये आजादी के बाद विरासत में मिला था, और उससे उबारने के लिए उत्तर भारत में जगदेव बाबू ने जो आंदोलन चलाया, वह आंदोलन काबिले तारीफ है। हमें उस मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज की जयंती पर हमें शपथ लेने की जरूरत है। और उनकी जो 7 सूत्रीय मांगे थी, वो मांग आज भी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उसमें आज भी जगदेव बाबू की जयंती और शहादत दिवस सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी मनाते हैं, लेकिन जिन मांगों को लेकर के वो शहीद हुए, वो मांग आज भी पूरा नहीं हो सका। उनका जो पहला मांग था, जिसमें था शिक्षा संबंधी मांग, समान, निःशुल्क, अनिवार्य और मानववादी शिक्षा हो। दूसरा मांग था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित जितनी भी सारी पुस्तकें हैं, वो सभी दलित छात्रावासों में और अन्य पुस्तकालयों में अनिवार्य रूप से रखवाया जाए, लेकिन यह मांग आज तक पूरा नहीं हो सका। फिर इसके बाद उनका यह था किसानों के मामले में भी कि 7 वर्षों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। इस प्रकार से जितनी भी मांगे थी, और आबादी के अनुसार अनुपात में आरक्षण यानी प्रतिनिधित्व
सभी क्षेत्रों में दिया जाए। ये तमाम जितने भी उनकी मांगे थी उसमें एक भी आज तक पूरा नहीं हो सका। तो इसका मतलब कि आज भी हम उसी बदहाली के तहत जी रहे हैं। और आपके सदर में जगदेव प्रसाद की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। जगदेव हमें मेरा फर्ज बनता है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को उनके जो आदर्श हैं उसको हम बतावें, उस मिशन को आगे बढ़ावें, उस लड़ाई को जारी रखें और तभी रखें जब तक जगदेव प्रसाद का मिशन पूरा नहीं हो जाता है। इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय बुद्ध। धन्यवाद माननीय उपेंद्र जी अरडक बिहार। उन्होंने जगदेव बाबू के विचारों में उन्होंने 90-10 की जो लड़ाई है, 90 दलित आदिवासी ओबीसी पिछड़ों का अगेंस्ट में 10%, सेठजी भटजी लाटजी ब्राह्मण बढ़िया बड़ा जमींदार की जो लड़ाई उन्होंने ये वही फार्मूला लेके मान्यवर कांसीराम जी ने भी 85-15 की लड़ाई ये की थी। और उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू ने शोषित दल निकाला था और शोषित दल बिहार में बिहार की राजकीय सत्ता भी उन्होंने हथियाई थी। और उसका परिणाम पहले मुख्यमंत्री शोषित दल के बीपी मंडल हुए थे, जिन्होंने पूरे देश में मंडल आयोग के प्रणेता के तहत उन्होंने मंडल आयोग जो सिफारिशी की वो लागू हो गई, कम हो गई। उन्होंने जो सिफारिशी की विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने वो सिफारिशी लागू की थी और उसमें से जो पूरी की पूरी सिफारिशी लागू नहीं की थी। और उन्होंने जो जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना था कि 7 मांगी थी तो अभी तक की वो पूरी नहीं हो गई। तो वो पूरी करने के लिए उन्होंने कहा शिक्षा में उनकी भागीदारी बहुजनों की होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। सब 7 मांगे अभी तक के पूरी नहीं हुई और ये 7 मांगे पूरी करने के लिए अपने को वो राजकीय सत्ता जब अपन हथियाएंगे लेंगे राजकीय सत्ता तभी वो संभव है। उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही। धन्यवाद। इसके बाद मैं आगे के वक्तागण को अनुरोध करता हूँ, माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी प्रदेश संयोजक। राम प्रसाद जी अभी तक जुड़ी नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर राम प्रसाद जी आप जुड़े हैं तो हैंड रेज कर दीजिए। नहीं है, अध्यक्ष साहब को लीजिए। ठीक है। आज के जो अध्यक्ष साहब है माननीय सम्माननीय के बौद्ध जी बौद्ध गया बिहार, उनसे अनुरोध करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अध्यक्षीय भाषण करें। नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है? नमो बुद्धाय। हेलो। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। जूम पर जुड़े सभी बहनों एवं भाइयों को सादर नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। आज हम लोग 2 महापुरुष को याद कर रहे हैं। एक हैं हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी रामजी राव और उनका पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और दूसरा शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको कि बिहार के लेनिन भी कहा गया है। इतिहास तो आप सुन चुके हैं, बिहार में लेनिन उनको बोलते थे, बिहार लेनिन। तो ये है इनका विशेष बात यह है, जितना सुन चुके हैं तो सुन ही चुके हैं, उससे जो बचा है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कि एक तो स्लोगन सुने कि 100 में 90 शोषित है, उनका स्लोगन था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है।
शासन प्रशासन में हमें 90 भाग मिलना चाहिए। ये कोई भीख नहीं है, ये हक और अधिकार है, ये उनका था। और उसके लिए खाली बोले नहीं, लड़े और अपना जान भी दे दी। उनका एक देहात क्षेत्र में इधर इनका एक स्लोगन था जो मगधी में है, मगध क्षेत्र है हम लोग का, तो मगध क्षेत्र में कहा जाता था कि गोरी गोरी हाथ अगले साल के भादों में, गोरी गोरी हाथ कादों में। उनका रिवॉल्यूशन ही इतना स्ट्रॉन्ग था, रिवॉल्यूशन, कि वो गोरे गोरे मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं, और यहाँ भूमियार अपने भी ब्राह्मण बोलते हैं, वो लोग हैं, वो ज्यादातर गोरे होते हैं। तो हम लोग किसान मजदूरों को आह्वान किए कि हम लोग अगर वो शोषण करता है तो हम उसको सेवा करना बंद कर दें। पूरा ऐलान किए कि भाई जो भादो महीना मतलब हुआ, जो भादो में जो धान या धर रोपा जाता है, तो वही बताए कि अगले साल जो धान रोपने का समय आएगा तो कोई मजदूर जो भूमियार और ब्राह्मण का जो खेत में कोई काम नहीं करेगा। ये ऐलान किया, हड़ताल, किसानी हड़ताल, ये कोई फैक्ट्री का हड़ताल नहीं था। पूरे किसान, पूरे क्षेत्र के लोगों को आह्वान किए कि अगले साल जो आने वाला है धान रोपने का समय, उस समय कोई उनके खेत में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद तो काम करते नहीं थे, महिलाएं भी उनकी जो है वो घर में रहती। तो वही बोले कि जो जिसकी खेत है वो जोते, अगर मर्द जोते और औरतें जो है धान रोपे। ये उनका सिद्धांत है कि खेत उसका है, मालिक वो है, और धन सब उसका ले जाएगा, लेकिन मेहनत कौन करेंगे? हम लोग SC OBC। तो इसलिए करके बोले कि वो शोषण करता है तो हम भी उसको शोषण करेंगे। कैसे करेंगे? उसे खेत में काम नहीं करेंगे, है वो अपना बरदाना है जो खेत जोते और महिलाएं धान रोपे। ये ऐलान किया था। इस तरह से उनका एक भी स्लोगन ठंडे वाली बात नहीं थी, गर्मी पैदा कर देते, जोश पैदा करते थे, और अपने जीवन काल तक सफल भी हुए। वो अभी उपेंद्र जी आपको बता दें। अब रह गया बहुजन सफरनामा की बात। तो इसके लिए हम थोड़ा समय भी है और हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे, और 2 मिनट में हम इतिहास बताते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपना उद्देश्य बताते हैं, उद्देश्य तक ही बताते हैं। तो अब सबको मालूम हो गया है लगभग आज के तारीख में कि ब्राह्मण भारत का रहने वाला नहीं। मैं इतिहास बता रहा हूं, जड़ बता रहा हूं। जब ये सबको मालूम है कि ब्राह्मण भारत का रहने वाला नहीं है, इसका मतलब कि भारत में आने के पहले यहाँ पॉपुलेशन था। वो कौन सा पॉपुलेशन था? वो किस नाम से जाने जाते थे? उसमें तो कोई हिंदू कोई जानता ही नहीं था। तो वो था द्रविड़ कल्चर, सिंधु घाटी सभ्यता। उस समय ब्राह्मण का कोई अता पता भारत में नहीं था। इसी बीच में वो ब्राह्मण का आक्रमण होता है, आगमन नहीं होता। एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी किताबों में लिखा जा रहा है, किताब भी तो ब्राह्मण द्वारा लिखा जाता है, किताबों में आगमन हुआ मतलब आए नहीं, आक्रमण किया, लुटेरा थे, आज भी लुटेरा है। समय के अनुसार ढंग बदल गया लूटने का, लेकिन पहले भी लुटेरा था, आज भी लुटेरा है। इतना बोलना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे जब जानेंगे तब तो बोलेंगे, और बोलेंगे जो ताकत बोली में हो, गोली में नहीं। इसलिए करके ये हम बताने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम लोग जाने ताकि हम बोल सके बोल्डली। तो ये जो है, तो हम संक्षेप में बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण नहीं यहाँ आया था, तो समझने के लिए बता रहे हैं संक्षेप में कि भारत का पॉपुलेशन 100 था। मान लीजिए जो ब्राह्मण यहाँ आया तो झगड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ जिसको लोग ब्राह्मणों ने देवासुर संग्राम बोला। देव और असुर, अपने को देव बोला और भारत के नागरिकों को असुर बोला। देवा असुर संग्राम बताया, लेकिन अपने धार्मिक किताब में बताया। तो इसको मैं बता रहा हूं कि जब झगड़ा हुआ तो भारत का जो 100 पॉपुलेशन था, 100 में 50 सरेंडर कर दो। लेकिन बहुत कड़वा इतिहास बता रहे हैं। 50 सरेंडर कर दिया और 50 जंगल में चले गए कि नहीं, हम जंगल में रह लेंगे लेकिन तुम्हारी गुलामी हम स्वीकार नहीं करेंगे। 50-50 हो गए।
फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद जो 50 चले गए थे जंगल में, उसमें से 25 आ गए, लौट गए इसी क्षेत्र में। बोले तो ब्राह्मण बोला कि भाई हमें जितना गुलाम चाहिए था हमको उपलब्ध है, आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन उन लोग बोले कि भाई ऐसा है कि हम लोग पूर्वज इधर रहते थे, हमको भी रहने दो इधर। तो बोला आपको जब सफाई वाला काम करना पड़ेगा। बोला हम करेंगे। तो सब कुछ एग्री कर गए। तो बोला ठीक है रहो, लेकिन एक शर्त है, क्या? गांव से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए आप देखिएगा कि शेड्यूल कास्ट का जहां भी घर होगा गांव से बाहर ही होगा। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, बाई चांस नहीं है। ये तो मैं बताना चाह रहा हूं ऐतिहासिक तथ्य। तो गांव से बाहर रहना पड़ेगा। कबूल किया क्योंकि उसको रहना था वहां। अब देखिए 3 हिस्सा हो गया। हमारा ये बताना है कि 50 तो पहले सरेंडर कर दिए, और 50 साल 100 साल बाद सरेंडर किए, और 25 अभी तक सरेंडर नहीं किए, आज के डेट में भी सरेंडर नहीं किया। वो 3 कौन है? जो सबसे पहले सरेंडर किए वो आज के डेट में ओबीसी है। जो बाद में सरेंडर किए हैं वो आज की डेट में शेड्यूल कास्ट है। जो आज तक सरेंडर नहीं किए हैं आज की डेट में आदिवासी है। ये इतिहास है हमारा, भारत का इतिहास। अब आगे देखें। आगे ये हुआ, ब्राह्मण का चल रहा था व्यवस्था, उन्होंने बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को चलाने, जैसे देश को चलाने के लिए कानून जो बोलते हैं उसको संविधान बोलते हैं, उसको कानून। और समाज चलाने के लिए जो कानून बनता है, नियम बनता है, संविधान बनता है, उसको संस्कृति बोलते हैं, कल्चर। तो ब्राह्मणों ने जो कल्चर बनाया उसमें स्पष्ट किया है कि 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अधिकार मिलेगा और शूद्र अधिकार वंचित। सिस्टम धर्म बना हुआ है, इसे कोई लड़ नहीं सकता। जैसे संविधान के खिलाफ लड़ना मुश्किल है, वैसे इसके खिलाफ लड़ना मुश्किल था। ये माहौल बना। बीच में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का पदार्पण होता है समाज में, लेकिन सीक्वेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने देखा कि जो वैदिक ब्राह्मण है वो करता काम कुछ नहीं है, केवल ठगता है, लूटता है और बर्बाद करता है। घी जलवा दे रहा है आग में, क्या मतलब? इस तरह से उनको अच्छा नहीं। उन्होंने पहला आंदोलन शुरू, बुद्ध को भगवान ब्राह्मण के खिलाफ पहला क्रांतिकारी है, इतिहास जानना पड़ेगा। उन्होंने संयोग है विचार प्रसार के विचार दिए, वो पूरे इंडिया में उस समय। अब उनका उसके बाद पीढ़ी तक 8वां पीढ़ी आवाज आ रही नहीं बराबर। जी आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही बराबर। आवाज नहीं आ रही। आ रहा कुछ नहीं जा रहा, आवाज भी नहीं। ये सारा जा रहा है, नहीं जा रहा है।
नेटवर्क आवाज बराबर नहीं आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही नहीं। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम। आवाज नहीं जा रही तो क्या कर सकते? हाँ, आवाज नहीं आ रही। जी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम। जी, तो हमको बंद दूसरे को दे दीजिए। संचालक जी, साहब जुड़े हुए हैं, साहब के अब हम अंत में सुन लेते हैं। साहब को आमंत्रित करिए। और कोई साथी भी बुलवा दो, अभी टाइम है। हाँ, तो बॉम्बे से जुड़े हैं हमारे अनिल बसवंत साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करिए सर। अनिल वसंत साहब, ठीक है। हेलो। जी सर, आज के सब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, आवाज आ रही है मेरी? जी भाई, आ रही। ओके ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मान्यवर काशीराम जी ने मिशन चलाया था, जैसे हम बहुजन सफरनामा चला रहे, कहीं हम भूल न जाए। और इसी कड़ी को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बहुजन सफरनामा की शुरुआत की है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम हमारे महापुरुषों को जो उन्होंने हमें योगदान दिया, उसकी उनके जन्मतिथि या स्मृति दिन पर उनके कार्यों को याद करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे आज की तारीख में 2 अप्रैल में मान्य अपना दो हमारे महापुरुष है। एक है शहीद जगदेव प्रसाद जी, आज उनकी जयंती है। और दूसरे जो है महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पिताजी रामजी बाबा साहब का। तो साथियों, इसके पहले साथियों ने हमें इंफॉर्मेशन दी है हमारे महापुरुष के बारे में, जैसा कि मुंबई से प्राध्यापक राजू दाड़ साहब ने जगदेव प्रसाद जी के जीवनी पर प्रकाश किया, उपेंद्र जी ने भी उनके जीवनी पर प्रसाद किया। मैं आज रामजी बाबा सपकाल के जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। साथियों, जब हम सफरनामा की बात करते हैं तो हम इतिहास में जाते हैं। और कहा गया है, बाबा साहब बोले थे कि जो अपना इतिहास भूलते हैं वो इतिहास उत्पन्न नहीं करते, नया इतिहास बनाते नहीं। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम 2-3 पीढ़ी पीछे जाते हैं, कुछ साल पीछे जाते हैं, और जो विचार हमारे महापुरुषों ने रखे, जो उन्होंने योगदान दिया हमारे बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने में, सक्षम करने में हमारे कम्युनिटी को, उसको हम याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, उनके कार्य को याद करते हैं। तो साथियों, आज की कड़ी में हम देखते हैं कि बाबा साहब जो पिताजी थे, बाबा साहब के, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि हमारे शरीर में 2-3 पीढ़ियों के जीन्स आते हैं, और डीएनए भी ये सिद्ध कर दिया कि जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे में आती है। तो बाबा साहब के शरीर में भी, जो बाबा साहब इतने विद्वान थे, इतने चारित्र्यवान थे, इतने होशियार थे, इतने शिस्तप्रिय थे, ये सारे जो गुण थे, वो गुण उनके, मेरा ऐसा मानना है कि उनके पिताजी और उनके दादाजी से आए, उनमें आए हैं, और ये प्रूव हो चुका है। साथियों, अगर हम बाबा साहब के दादाजी और नाना जी पिताजी के बारे में सोचते हैं, तो हम पहले बाबा साहब के दादाजी के बारे में सोचेंगे।
बाबा साहब के दादाजी जो थे वो मालोजी सपकाळ। मालोजी सपकाळ भी एक शिस्तप्रिय आदमी थे। वो भी ब्रिटिश के सैन्य में सैनिक थे और कहा जाता है कि वो भी बहुत शूर थे, शिस्तप्रिय थे। तो मालो जी की जो संतान थी रामजी बाबा, वो भी बड़े शिस्तप्रिय थे। वो भी बहुत क्या बोलते उसको, शूरवीर थे, योद्धा थे। उनको जो शिक्षा की समझ थी, शिक्षा का महत्व वो जानते थे, रामजी बाबा सपकाळ। तो ये दादाजी का और पिताजी का जो गुण थे, वो सारे गुण बाबा साहब में आ गए। तो चलो हम यहाँ पे मैं आज रामजी बाबा के बारे में बात करूंगा। हमें दिखाई पड़ता है कि बाबा साहब का जीवन कितना संघर्षमय था, शिस्तमय था, सुसंस्कृत था। कितना संघर्षमय था, शिस्तमय था, सुसंस्कृत था, दृढ़ निडरता उनमें थी, तो वो करारा था, इत्यादि गुणों से भरपूर है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे गुण जो है बाबा साहब में उनके पूर्वजों से मिले हैं। पता चलता है कि बाबा साहब के जो दादाजी थे मालोजी, वो अंग्रेजी की सेना में सैनिक थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उनका निधन हुआ और वहां उनकी समाधि भी आज स्थित है। और ऐसे शूरवीर योद्धा के बेटे रामजी बाबा सपकाळ। रामजी बाबा सपकाळ का जन्म अप्रैल महीने के 1848 में हुआ। रामजी बाबा 18 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए थे। रामजी बाबा फिजिकली बहुत फिट थे, वह खेलकूद में भी बड़े अग्रसर थे। रामजी बाबा हर हुनरी थे। शिक्षा का उन्हें बहुत महत्व था। पूना के नॉर्मल स्कूल में उन्होंने डीएड की शिक्षा ली थी और डीएड की शिक्षा लेने के बाद में वो मिलिट्री स्कूल में शिक्षा लेने के बाद में उन्हें सैनिक स्कूल में ब्रिटिश के कार्यकाल में सैनिक टीचर करके उनका पोस्टिंग भी हुआ। वो अपने कार्यकाल में इतना तन मन लगा के काम करते थे, तो उनका प्रमोशन होते होते प्रधानाध्यापक तक उनका रामजी बाबा का प्रमोशन हुआ और उन्हें उसी समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूबेदार मेजर करके प्रमोशन दिया, पदवी बहाल की और तब से रामजी बाबा को सूबेदार करके नवाजा जाने लगा है। रामजी बाबा मेजर मुरबाड करके यूनिट में सैनिक करके थे और मेजर मुरबाडकर भी हमारे एससी कम्युनिटी से आते थे। मेजर मुरबाडकर ने रामजी बाबा के गुणों को परखा, उनकी शिस्त प्रियता देखी, उनका एजुकेशन देखा, उनकी लगन देखी, उनकी होशियार देखी और रामजी बाबा उन्हें पसंद आया और रामजी बाबा को उन्होंने अपने बेटी से रिश्ता तय करने का सोच लिया और मेजर मुरबाडकर की बेटी से रामजी बाबा का मुरबाडकर ने विवाह तय कर दिया और उनका विवाह संपन्न हो गया। जब रामजी बाबा की उस समय आयु थी 19 साल की और उनकी बेटी जो थी भीमाई, उनकी आयु थी मात्र 13 साल की और ऐसा उनका विवाह संपन्न हो गया। रामजी बाबा ने भीमाई को भी शिक्षित कर दिया और ऐसा सिलसिला चलता था। रामजी बाबा थोड़े धार्मिक स्वभाव के भी थे। रामजी बाबा को टोटल 14 संतानें हुई, उसमें से करीब करीब 4 बहनें और 3 भाई का देहांत हुआ और बाकी 7 भाई जो थे, जब उसमें से 4 बहनें और 3 भाई थे, वो जीवित रहे। उनमें से बाबा साहब एक थे। बाबा साहब पहले से ही लिखने पढ़ने में होशियार थे, इसलिए रामजी बाबा ने उन पर ज्यादा ध्यान दिया। बचपन में ही बाबा साहब की माताजी भीमाई का देहांत हुआ, इसलिए रामजी बाबा ने बाबा साहब को, बच्चों को माँ
और पिताजी का दोनों का प्यार दिया। लेकिन फैमिली बड़ी थी, बच्चे छोटे थे, इसलिए रामजी बाबा ने दूसरा विवाह भी किया। ऐसा करते करते रामजी बाबा सातारा से रिटायर्ड हो गए और रिटायर होने के बाद में उन्होंने दापोली में शिफ्ट किया, जिसको कोकण कहा जाता है। कोकण में एक दापोली गांव है जहाँ से रामजी बाबा थे, वहां पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। वहां पे बाबा साहब की शिक्षा वगैरह चलती रही कुछ 2-3 साल तक। लेकिन रामजी बाबा शांत बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने उन्होंने फिर से अप्लाई किया और सातारा में वापस वो 3-4 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने लग गए। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो फिर वो वापस मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने अपने बच्चों को परवरिश करने का प्रयास किया और मुंबई में रहने लगे। मुंबई में रहने की व्यवस्था भी नहीं थी ज्यादातर। रामजी बाबा ने ब्रिटिश गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी में लिखा कि भाई यहाँ पे जो मकान बन रहे हैं उसमें अस्पृश्यों को लिए भी कुछ तो भी बनना चाहिए, कुछ रिजर्व रूम्स रखना चाहिए। उसके लिए उन्होंने पत्र व्यवहार किया, जस्टिस रानडे से भी उन्होंने सलाह मशवरत किया और एक अच्छा सा ड्राफ्ट बनाकर ब्रिटिश गवर्नर को, मुंबई के गवर्नर को सौंप दिया। और उनकी बातें मानकर मुंबई के गवर्नर ने अस्पृश्यों के लिए कुछ रूम्स रखने का प्रावधान बना दिया और उसी में वर्ली में बाबा साहब को, रामजी बाबा को 2 रूम अलॉट कर दिए। रामजी बाबा ने एक रूम में अपना संसार चालू किया बच्चों के साथ में और एक रूम बच्चों के पढ़ाई के लिए। इतना शिक्षा का महत्व रामजी बाबा जानते थे। तो ऐसा करते करते बाबा साहब को उन्होंने एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला करवा दिया। वहीं से बाबा साहब पढ़ाई करके एल्फिंस्टन कॉलेज में भी गए। तो इस तरह रामजी बाबा ने बहुत संघर्ष किया और वो जानते थे शिक्षा का महत्व कि भाई बिना शिक्षा के हमारा उद्धार हो नहीं सकता। उस समय में पेशवाई का काल भी था, अस्पृश्यता चरम सीमा पर थी। रामजी बाबा में ऐसा जज्बा था मरने मारने का। वो जब सैनिक थे तो उनका विचार ऐसा था कि शत्रु को खाली मारना ही उद्देश्य नहीं होता है, शत्रु का आखिरी तक खात्मा करना ये हर एक का ध्येय होना चाहिए। और यही ध्येय उन्होंने समाज के लिए भी बाबा साहब के मन के ऊपर डाला। उन्होंने कहा कि हमें अगर समाज का उद्धार करना है तो हमें शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा और ये काम बिना शिक्षा के हो नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब के ऊपर संस्कार किए और बाबा साहब को एक काबिल इंसान बनाया। और हम देखते हैं कि रामजी बाबा का सपना पूरा हो गया और आज जो देश हमारा चल रहा है, इतना विद्वान आदमी रामजी बाबा ने अपने बेटे बाबा साहब को बनाया कि उनके संविधान पर आज सब देश चलता है। तो इसी तरह आज उनका स्मृति दिवस है। आज के इस संदर्भ में मैं इतनी बातें करके मेरा वाणी को विराम देता हूँ और उनको विनम्रता श्रद्धांजलि देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद बसवंत साहब। बसवंत साहब ने बहुत अच्छी जीवन रामजी बाबा सकपाड़ की पूर्ण जीवन परिचय उन्होंने दिया और बाबा साहब को उन्होंने कैसा शिक्षण का महत्व और उनके जीवन में कैसी शिस्तता प्रिय सिखाई वो उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया, बाबा साहब ने कहा कि जो समाज इतिहास भूलता है वो समाज नया इतिहास नहीं बना सकता। और इतनी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। धन्यवाद बसवंत साहब। इसके बाद मैं सम्माननीय धर्म प्रकाश भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष को नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात रखें। सम्माननीय धर्म प्रकाश भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अध्यक्ष। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता की हमारे आदरणीय
के बौद्ध साहब ने बौद्ध गया बिहार से, हमारे अनिल बसंत साहब ने अपनी बात को रखा, उससे पूर्व हमारे साथियों ने काफी बहुत अच्छी जानकारी हमारे बीच में रखी, उन सबका बहुत बहुत आभार। और अनिल मानखेड़े साहब आज संचालन कर रहे हैं हमारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज सोया हुआ है और बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास दबाया हुआ है। इतिहास दबाया हुआ है, समाज सोया हुआ है। इस बात का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज 2 फरवरी शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी का 100वां जन्मदिन है, 100वीं जयंती है। यदि अपने महापुरुषों का इतिहास ना दबाया होता और समाज ना सोया होता तो आज ये पूरे देश में धूमधाम से उनकी 100वीं स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी। लेकिन मैं नहीं समझता कि कानों कान भी लोगों को पता हो। किसी भी अखबार में, किसी भी मीडिया में उनके स्वर्ण जयंती की चर्चा नहीं है। दरअसल इसमें है क्या, जो हमारे देश का साहित्यकार है, पत्रकार है और इतिहासकार है, ये एक ही सोच के लोग हैं, एक ही विचारधारा के ये लोग हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, शकल सूरतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सोच एक ही है। तो इन्होंने सोच के आधार पर, विचार के आधार पर भारत में डिवीजन किया हुआ है, यानी बंटवारा किया हुआ है। तो जो विचारधारा उनकी विचारधारा से मिलती है या जो लोग उनकी विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं, तो उनका प्रचार प्रसार वो बहुत ज्यादा करते हैं और उनको जबरिया वो थोपने का काम करते हैं। और जिन संत गुरुओं ने, महापुरुषों ने मानवता के लिए काम किया है, इंसान और इंसानियत के लिए काम किया है, भागीदारी और हिस्सेदारी के लिए काम किया है, तो वो उनकी विचारधारा को सूट नहीं करते। तो उनकी विचारधारा उनसे मिलती नहीं है, तो वो उनको बिल्कुल दफन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ना तो साहित्य में आने देते हैं, ना प्रचार में आने देते हैं, ना ही इतिहास के पन्नों में उन्हें कहीं लिखा जाता है। तो ये सारी बातें हमारे बीच में हैं। और देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पूज्य पिताजी रामजी सखपाल साहब की आज पुण्यतिथि। उनकी पुण्यतिथि के बारे में भी मैं नहीं समझता कि भारत की जनता में 1% लोग जानते हों। ये तो धन्यवाद है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व का या उनकी टीम का कि वो बहुजन सफरनामा कार्यक्रम चलाकर हम सब साथियों को, बुद्धिजीवियों को, बुद्धिमान लोगों को हम लोग ये प्रेशर कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि भाई महापुरुषों का इतिहास पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ो और पढ़कर 10-10 मिनट, 20-20 मिनट उनके जीवन पर आप बोलिए, विचार रखिए, जिससे हम आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, उस तक भी हम अपने महापुरुषों का इतिहास पहुंचा सके। क्योंकि एक पीढ़ी जो मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में लगी, वो पीढ़ी पूरी गल गई, खत्म हो गई, प्राय प्राय समाप्त हो गई है वो पीढ़ी। कुछ ही लोग उसमें से बचे होंगे, उंगलियों पे गिनने लायक, जिन्होंने महापुरुषों के इतिहास को हमारे बीच में लाया। तो हम लोग भी आगरा का मैं रहने वाला हूँ, हम लोग बाबा साहब का नाम तो जानते थे, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले का नहीं जानते थे। हम छत्रपति साहूजी महाराज को नहीं जानते थे, हम पेरियार जी को नहीं जानते थे, हम गुरु नारायण जी को नहीं जानते थे, हम बाबा घाशीराम जी को नहीं जानते थे। लेकिन बहुजन संगठन के माध्यम से मान्यवर काशीराम साहब और उस समय की बामसेफ जो कांशीराम साहब की एक टीम थी,
उस टीम ने लिख लिख कर, उनके जीवन पर लिख लिख कर एक पीढ़ी को महापुरुषों के आंदोलन से और जीवन से परिचित कराया। जब वो पीढ़ी परिचित हो गई तो फिर स्वतः वो संघर्ष के लिए तैयार हो गई। स्वयं उन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष किया तो जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, उन लोगों को भी बाबा साहब के चरणों में सर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये एक ताकत बनी। तो ये ताकत और आगे बढ़े, हमारे महापुरुषों का इतिहास और आगे आए, तो इसके लिए हम लोगों को काम करना है। मैं जैसा अभी हमारे साथी जुड़े हुए हैं लगभग 70 साथी, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम रोज 8 बजे शाम से चलेगा, तो आप लोग पढ़ें। फरवरी के महीने में जितने भी हमारे संत गुरुओं का जन्म हुआ है, जितने भी पुण्यतिथि है, उनको आप पढ़ें और तैयारी करें, और 10-10 मिनट सब साथी बोलने की प्रैक्टिस करें। सब लोग प्रैक्टिस करें। देखिए, पेट से कोई सिक्के के नहीं आता। आप बिल्कुल ये संकोच मत करिए कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप बस कोशिश करिए, हौसला करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इतने अच्छे वक्ता हो जाएंगे, इतने अच्छा बोलना सीख जाएंगे कि लोग आपसे प्रेरित होंगे, आपको सुनेंगे। तो ये मैं आप लोगों को करना चाहता हूं। और पूज्य बाबा सतपाल जी, जो बाबा साहब के पिताजी थे, उनको सत सत नमन करता हूं। उनका बहुत बहुत कर्जा है समाज के ऊपर कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस लायक बनाया कि वो हमारे हजारों हजारों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को काटकर हमें इंसानों जैसा जीवन देने लायक बने। तो ये बाबा सतपाल जी का हमारे पास बहुत बड़ा उनका कर्जा है। उनके चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं। और शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा, वो माली कुशवाहा समाज के थे, उनका भी बहुत बड़ा समाज के ऊपर ऋण है। आज उनकी जन्म जयंती है। आज मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जिनके आंदोलन को दबा दिया है ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, हम ऐसे संत गुरुओं के आंदोलन को जन चर्चा में लाए, भारत के 140 करोड़ लोगों तक हम लोग उन्हें पहुंचा सकें, अपनी आने वाली पीढ़ी तक उन्हें पहुंचा सकें, ऐसी हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, और देश भर से जितने साथी जुड़े, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और फिर एक बार निवेदन करता हूं, कल आप लोग जुड़े तो एक नया साथी जरूर अपने साथ जोड़े। एक साथी को आप फोन करके, मैसेज भेजकर, उनको जूम आईडी नंबर भेजकर, उनको पासवर्ड भेजकर, आप उनको ट्रेंड कराकर एक साथी को जोड़े। बस केवल एक साथी को जोड़ने का आप जिम्मा ले लीजिए। अगर आप मेरा ये निवेदन स्वीकार करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपके मन में भी कुछ तमन्ना है कुछ कर गुजरने की, महापुरुषों के आंदोलन को ऊंचाइयों तक ले जाने की। ये कहकर और पुनः एक बार अपने गुरु संतों को नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। धन्यवाद। सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये जो अपना बहुजन सफरनामा अच्छी तरह से पूरा अपना जो बहुजन समाज है वो सोया हुआ है, और वो जागरूक करने के लिए हर आदमी ने एक आह्वान उन्होंने किया कि हर आदमी ने कम से कम एक आदमी को कल से जोड़ना चाहिए। अगर जोड़ेंगे तो ये पूरा देश बहुजन महापुरुष की ये जो विचारधारा है, हर समाज, दबे कुचले समाज के उनको पता लग जाएगा, और अपन ये उद्देश्य ध्येय पे कामयाब होंगे। धन्यवाद भारती साहब। इसके बाद मैं माननीय सम्माननीय बादल सिंह साहब से नम्र निवेदन करता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है सभ्य सत्ता
सुखी वंतु का करेंगे। सभी साथी अपना माइक ओपन कर सकते हैं और एक साथ अबीर स्वर में सभ्य सत्ता के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्य भवन्तु सखेनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा मा किञ्चित् दुःखमागमात् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये भवन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् सभ्ये सभ्ये सुखी होन्तु सभ्ये सभ्ये होन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् साधु वेबिनार के समापन की